वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे परमाणु बम का आविष्कार किसने किया और कितने देश इस हथियार को बनाने में लगे हुए थे, और अंत में इसका आविष्कार किसने किया। और क्या परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिकों को खुशी हुई, क्या उन्हें दुख हुआ, ये हमने क्या बना दिया, और इस आविष्कार का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पूरी जानकारी। इसीलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो यार। अच्छे ये दुनिया बनी है तब से ही हम इंसानों की ये फितरत रही है कि अपने पड़ोसी से ज़्यादा ताकतवर कैसे बना जाए। और उस आधुनिक युग में कुछ वैज्ञानिक अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में एक धातु से दूसरी धातु को बदलने का प्रयोग में लगे हुए थे, और इसी तरह धातु परिवर्तन करते करते वैज्ञानिकों के मन में परमाणु शक्ति का विचार आया। यानी कि इस संकेत को कई सालों से खोजा जा रहा था, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपने अपने समय में अलग अलग खोजें की, जिसने एक ऐसे विनाशकारी हथियार को जन्म दिया जो कि आज पूरी मानव जाति का विनाश का कारण बना हुआ है। साल 1789 में जर्मन के वैज्ञानिक मार्टिन क्लेप्रोथ ने यूरेनियम नामक घनी धातु की खोज की। बाद में इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया गया, लेकिन फिर भी परमाणु बम बनाने का सफर साल 1896 में शुरू हुआ। फ्रांस के एक वैज्ञानिक हेनरी ब्रिहेकल रेडियो एक्टिविटी की खोज की। लेकिन रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? जब कोई धातु अपनी ऊर्जा को बाहर की तरफ फेंकता है उसे ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और यूरेनियम भी अपनी ऊर्जा को हमेशा बाहर फेंकता रहता है। फिर इसके 2 साल बाद 1898 में पिएरे क्यूरिक और मेरी क्यूरी ने यह खोजा। जब किसी तत्व पर अधिक ऊर्जा से प्रहार किया जा रहा था तब वह तत्व छोटे छोटे तत्वों में टूट रहा था, यानी कि हर धातु छोटे छोटे परमाणु में टूट रही थी, क्योंकि हमारी धरती पर मौजूद हर चीज एक छोटे छोटे परमाणु का ग्रुप है। क्यूरी की खोज ने परमाणु विज्ञान की खोज को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। बाद में इसी शोध के आधार पर ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक अर्नस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने साल 1911 में परमाणुओं का एक मॉडल तैयार किया, जिसमें इन्होंने परमाणुओं की पूरी समझ को विकसित किया कि अभी तक दुनिया को लगता था कि हर चीज परमाणु से बनी है। रदरफोर्ड ने यह साबित कर दिया कि परमाणु भी छोटे छोटे परमाणु अल्फा या बीटा से मिलकर बने हैं। तो उस समय यूरोप के वैज्ञानिक परमाणुओं को तोड़ने में लगे हुए थे कि अगर हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है तो परमाणु ये किस चीज से बने हैं। हालांकि परमाणु स्तर का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 साल पहले ऋषि कणद ने हिंदुओं के लिखे वेदों के सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत के बारे में जानकारी दे दी थी। इसलिए भारतीय इतिहास में ऋषि कणद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। तो इसके बाद साल 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जिसके बाद हम परमाणु हथियार बनाने के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके थे। तो अभी तक दुनिया भर के अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग चीज़ों की खोज कर रहे थे, लेकिन इन वैज्ञानिकों का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हमारी खोज से पूरी मानव जाति के सामने कोई संकट खड़ा हो। लेकिन ये सब लोग तो इसलिए जान रहे थे कि ताकि इससे बिजली बनाई जा सके। लेकिन भाई, इसके बाद दुनिया में हालात कुछ ऐसे बने जिसने बिजली बनाने के बजाय दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनवा दिया। लेकिन इसके बाद साल 1933 में हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया और इसने यहूदी लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, और इसी कारण यहूदी लोग जर्मनी से भागकर दूसरे देश में जाकर शरण लेने लगे, और इसमें कई यहूदी वैज्ञानिक भी शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे पूरे यूरोप में यहूदी लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगा। इस कारण यूरोप के सभी यहूदी वैज्ञानिक धीरे धीरे अमेरिका और ब्रिटेन में शरण लेने लगे। अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन बन न्यूमन, यूजीन बिग्गर, लियो सैलार्ड, एडवर्ड टेलर, लीज मीटनर और एंड्रिको फर्मी, ऐसे कई वैज्ञानिक शामिल थे। इन्हीं में से एक लियो सैलार्ड, यह हंगरी के एक यहूदी वैज्ञानिक थे, कई सालों से जर्मनी में रिसर्च कर रहे थे। 1933 में हिटलर की सत्ता के आने के बाद ही ये कुछ महीनों बाद जर्मनी छोड़ के ब्रिटेन चले गए, क्योंकि उस समय न्यूक्लियर फिजिक्स में ब्रिटेन सबसे आगे था, क्योंकि उसी दौर में ब्रिटेन के जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने भी परमाणु को विभाजित कर लिया था। तो ये लियो सैलार्ड भी ब्रिटेन में आके परमाणु शक्ति पर काम करने लगे, और इन्होंने सोचा कि यूरेनियम के ऊपर अगर न्यूट्रॉन से हमला किया जाए तो क्या होगा। लेकिन ये इस परीक्षण को वो सफलतापूर्वक पूरा करें इससे पहले ही इटली के वैज्ञानिक एंड्रिको फर्मी ने उन्होंने यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की और कुछ ऐसे तत्वों की खोज की जो हल्की बमबारी के लिए उपयोग किए जा सकते हों। लेकिन इस घटना से इन्होंने यह अनुमान लगा लिया था कि न्यूट्रॉन से यूरेनियम पर बमबारी करने पर एक ऐसा बम बनाया जा सकता है जो बहुत बड़ी आग पैदा करेगा। लेकिन एंड्रिको फर्मी इस पर और काम करें इससे पहले ही इटली में बेनिको मुसोलो ने सत्ता में आकर इटली का तानाशाह बन गया। हिटलर का बहुत करीबी मित्र था, इस कारण मुसोलिनी ने भी यहूदी लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन एंड्रिको फर्मी की पत्नी यहूदी धर्म से थी, इस कारण इन्होंने इटली को छोड़ दिया और अपनी पत्नी को बचाने के लिए दोनों अमेरिका भाग गए। तो साल 1932 से लेकर
1938 तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने परमाणुओं के बारे में बहुत कुछ सीखा और समझा, लेकिन अभी भी दुनिया के अलग अलग देशों के वैज्ञानिक अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में खोज करने में लगे हुए थे। और इन सब में सबसे चौंका देने वाला परिणाम जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मिला। हाँ, ओटो हेन और लीच मीटनर, ये दोनों पिछले 30 सालों से जर्मनी में न्यूक्लियर फिजिक्स पर लगातार काम कर रहे थे। 30 सालों से एक साथ थे, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास था। दिसंबर 1938 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से कुछ 9-10 महीने पहले ही ओटो हेन ने यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से बमबारी की और देखा कि इससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकल रही थी। यानी सही मायने में परमाणु को तोड़ने में ओटो हेन सफल हो गए थे। तो साल 1938 में न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक ओटो हेन ने की थी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, जिस जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। और 1938 आते आते जर्मनी में यहूदी लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगा। इस कारण लीज मीटनर, जो ओटो हेन के साथ 30 सालों से काम कर रही थी, एक यहूदी वैज्ञानिक थी। तो इस कारण इन्हें भी जर्मनी छोड़ के भागना पड़ा। और इनकी जर्मनी से निकलने में मदद डेनमार्क के वैज्ञानिक नील बोहर ने की। और नील बोहर उसे अपने साथ डेनमार्क ले गए। लेकिन मज़ेदार की बात यह है कि लीज मीटनर को पता था कि ओटो हेन ने न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज कैसे की थी, कि वह तब तक ओटो हेन के ही साथ थी। और उसने डेनमार्क जाकर सारा भेद नील बोहर को बता दिया कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है और ये कैसे काम करता है, इससे कैसे भयानक ऊर्जा निकलती है। ये सारा भेद लीज मीटनर ने नील बोहर को बता दिया। और इसके बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें बहुत कम समय में हिटलर ने यूरोप के ज़्यादातर देशों पर कब्जा कर लिया। और जो अत्याचार जर्मनी के यहूदी लोगों पर हो रहा था, अब वो अत्याचार हिटलर के कब्जा सभी देशों पर होने लगा। इस कारण जो वैज्ञानिक जर्मनी छोड़ के यूरोप के देशों में आए थे, वो अब यूरोप छोड़ के अमेरिका के देशों में पलायन करने लगे। और दूसरी ओर जर्मनी के वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जिस प्रयोगशाला में ओटो हेन ने न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज की थी, उसी प्रयोगशाला में परमाणु बम बनाने की कोशिश की जा रही थी। और जर्मनी के इस मिशन का नाम यूरेनियम क्लब था, जो 1939 में शुरू हुआ था। और इसके लीडर थे वर्नर हाइजेनबर्ग। पर इनको लीडर क्यों बनाया, आइए जानते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्षा की संधि के तहत जो झेलना जर्मनी को पड़ा था, वो देखकर जितना दुख हिटलर को हुआ था, उतना ही दुख हुआ था हाइजेनबर्ग को भी हुआ था। इसी कारण हाइजेनबर्ग को इस प्रोजेक्ट का लीडर बनाया गया, जो कि एक वैज्ञानिक थे, ताकि जर्मनी परमाणु बम बनाकर अपना बदला ले सके। और सन 1930 तक हिटलर न्यूक्लियर फ्यूजन में सबसे आगे था। इस कारण जैसे ही यह खबर फैलना चालू हुई कि जर्मनी परमाणु बम बना रहा है, तो दुनिया भर के वैज्ञानिक सतर्क हो गए कि अगर हिटलर के हाथ में परमाणु बम आ गया तो हिटलर इस परमाणु बम का उपयोग कैसे करेगा। लेकिन जर्मनी के वैज्ञानिक ओटो हेन के साथ काम करने वाली लीज मीटनर ने यह भेद नील बोहर को, जिसके साथ लीज मीटनर जर्मनी छोड़कर भाग गई थी। और इसी साल नील बोहर डेनमार्क से अमेरिका चला गया। यहाँ पर वह एंडिको फर्मी से मिला। तो मोसोलिनी की इटली में अपनी पत्नी को बचाने के लिए पहले ही अमेरिका भाग आए थे। इनके अलावा और भी यूरोपीय यहूदी वैज्ञानिक जैसे लियो सिलार्ड, जो कि हिटलर से बचकर अमेरिका भाग आए थे। और नील बोहर ने इन सभी वैज्ञानिकों को आगाह कर दिया कि जर्मनी एक ऐसा बम बना रहा है जिससे एक ही झटके में पूरा शहर तबाह किया जा सकता है। अगर ये बम हिटलर ने बना लिया तो इससे पूरी दुनिया को खतरा है। इस कारण हंगरी के 3 वैज्ञानिक लियो सिलार्ड, यूजीन वेगनर, एडवर्ड टेलर, ये तीनों बहुत छोटे वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने सोचा अगर अमेरिकी सरकार को जर्मनी के परमाणु प्रोजेक्ट के बारे में हम बताएंगे तो वो हमारी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे। इस कारण हम दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से बात करके हम अमेरिकी सरकार के पास पत्र भेजकर कोशिश करेंगे। और लियो सिलार्ड ने अल्बर्ट आइंस्टीन को सब कुछ समझा दिया, जर्मनी में हिटलर क्या बना रहा है और इससे दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इस खतरे को महसूस किया, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन खुद एक यहूदी थे और जर्मनी में रहते थे, जो हिटलर के डर के कारण अमेरिका में पलायन कर गए थे। इस कारण अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पर हस्तक्षेप किया और यह लेटर अमेरिका सरकार के पास भेजा, जिसमें यह चेतावनी लिखी थी कि जर्मनी के नाजी वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने में लगे हुए हैं, तो अमेरिका जल्दी से यूरेनियम भंडार को संग्रह करके और अपने स्वयं के परमाणु हथियारों पर काम करना प्रारंभ करे। लेकिन अभी दूसरी विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था, इसीलिए अमेरिका ने इस बात को कुछ भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1940 में हिटलर यूरोप देशों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा था और दूसरी ओर जापान दक्षिण पूर्वी एशियाई पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस कारण अमेरिका ने आइंस्टीन के इस लेटर पर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया और अमेरिका की सरकार ने यूरेनियम की एक कमेटी बनाई और इसमें जो लोग काम कर रहे थे उन्हें दुनिया भर से यूरेनियम लाने के काम सौंपा गया। लेकिन
इस कमेटी के लिए $6000 का फंड दिया गया, जो कि बहुत कम था, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम बहुत ज़रूरी था और यूरेनियम एक बहुत दुर्लभ खनिज था। इतनी आसानी से नहीं मिलता था, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा यूरेनियम कांगो में मिलता था। लेकिन यहाँ कांगो देश पे बेल्जियम का गुलाम था। सन 1940 में हिटलर ने बेल्जियम पर भी कब्जा कर लिया और कांगो को भी हिटलर का गुलाम बना लिया। इस कारण एडगर सेगनर ये बेल्जियम के एक सरकारी अधिकारी थे जो कांगो देश में कांगो लोगों के निर्देशक थे। यहाँ पर उस समय दुनिया का सबसे उच्चतम यूरेनियम पाया जाता था और एडगर सेगर को इनको परमाणु बम में यूरेनियम के इस्तेमाल के बारे में पता चल गया और सन 1940 में इनके देश बेल्जियम पर हिटलर ने कब्जा कर लिया और इन्हें डर लगा कि जर्मनी के नाजी यूरेनियम को प्राप्त न कर लें। तो इस डर के कारण एडवर्ड सेगर ने इस माइन की 250 टन यूरेनियम के भंडार को अमेरिका के एक न्यूयॉर्क शहर में एक गोडाउन में भिजवा दिया। और दूसरी तरफ ब्रिटेन को भी डर था कि अगर हिटलर पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेता है तब वह बाद में ब्रिटेन पर भी हमला करेगा। इस कारण से ब्रिटेन और कनाडा ने मिलकर एक प्रोजेक्ट ट्यूब एलएस शुरू किया, जिसमें ब्रिटेन और के वैज्ञानिकों को परमाणु बम बनाने का काम सौंपा गया। और इसी दौरान साल 1940 के आसपास जापान के वैज्ञानिकों ने भी परमाणु बम बनाने के लिए एक कमेटी बनाई, लेकिन वह जापान की सरकार ने कमेटी की किसी भी प्रकार की मदद नहीं की, जिस कारण अब जापान परमाणु बम बनाने में असफल रहा। और उस समय यूएसएसआर के कुछ वैज्ञानिकों भी परमाणु बम बनाने पर ही काम कर रहे थे। तो इस तरह से दुनिया कई देश परमाणु बम बनाने की होड़ में लगे हुए थे। अभी दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के एक अड्डा पर्ल हार्बर पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया और इसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया 1941 के अंत में। लेकिन जब अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो उसे पता चला कि अमेरिका नाजी जर्मनी से 3 साल पीछे है। इस कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ने परमाणु बम के बनाने में पहली बार गंभीरता से लिया और अमेरिका के वैज्ञानिक तथा सभी देशों से भागकर आए वैज्ञानिकों को परमाणु बम बनाने का आदेश दिया। इस कारण अमेरिका ने जो यूरेनियम कांगो से लाया हुआ 1250 टन यूरेनियम अमेरिका ने खरीद लिया और 30 अलग अलग साइट पर अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु बम बनाने का प्रयोग प्रारंभ किया। सन 1942 में प्रारंभ में प्रयोग शुरू कर दिया, लेकिन समय बीतता चला जा रहा था, लेकिन सफलता मिल नहीं रही थी क्योंकि काम तो जोरों से चल रहा था पर सभी वैज्ञानिक अलग अलग काम कर रहे थे। इस कारण परमाणु बम बनाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि एक साथ काम करने और अलग अलग काम करने की बात में अंतर होता है। इस कारण अमेरिका के सभी वैज्ञानिकों को एक साथ काम करने की जरूरत थी, जहाँ पर सभी वैज्ञानिक एक साथ काम कर सके। 13 अगस्त 1942 के दिन अमेरिका ने एक नया प्रोजेक्ट मैनहट्टन नाम का शुरू कर दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट का नाम अमेरिका के शहर मैनहट्टन के नाम पर रखा गया, इसलिए इस प्रोजेक्ट को किसी को पता ना चल सके कि अमेरिका भी परमाणु बम बना रहा है। और इसका मेन काउंटर भी शहर मैनहट्टन में बनाया गया, जिसकी कमान लेस्ली ग्रोस को सौंपी गई। लेकिन अमेरिका ने लेस्ली ग्रोस को ही क्यों चुना? क्योंकि लेस्ली ग्रोस अहंकार और गुस्से वाला आदमी था, जो अपनी बुद्धि से अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना जानता था। तो इस कारण अमेरिका इसकी कमान लेस्ली ग्रोस को सौंप दी। लेकिन लेस्ली ग्रोस ने बहुत से वैज्ञानिकों को इस प्रोजेक्ट पर हिस्सा बनाया, जिससे एनरिको फर्मी, एडवर्ड टेलर और सीओ लियार्ड ओपनहाइमर जैसे 15 बड़े वैज्ञानिक शामिल थे। तो इसमें रॉबर्ट ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीडर भी बनाया, क्योंकि ओपनहाइमर न्यूक्लियर फिजिक्स में माहिर थे और इन्होंने इस फील्ड में काफ़ी खोजें करी थी और यह एक अमेरिकी भी थे। इस कारण लेस्ली ग्रोस को लगा कि परमाणु बम का काम है तो अपने ही आदमी को सौंपा जाए, जो अपने ही देश का हो और माहिर भी हो। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ज़्यादातर वैज्ञानिक यूरोप से आए हुए थे, तो लेस्ली ग्रोस पर इनको विश्वास नहीं था, क्योंकि यह हिटलर के खुफिया एजेंट भी हो सकते थे। इस कारण उसने रॉबर्ट ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का लीडर बनाया। अब इस प्रोजेक्ट को कहीं आबादी वाली दूर जगह पर बना था, क्योंकि काम परमाणु बम और इससे जरा सी गलती पर बहुत बड़ा विस्फोट भी हो सकता था, जिससे लाखों लोगों की जान भी जा सकती थी। इसलिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक सुनसान जगह की आवश्यकता थी। इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए लॉस एलामोस को चुना गया, जो कि एक जंगलों के पहाड़ों के बीच बनाया गया। और जब लॉस एलामोस में साइट बनाने का काम प्रारंभ हुआ, तब तक सभी वैज्ञानिक शहरों में काम कर रहे थे। 2 सितंबर 1942 के दिन एनरिको फर्मी, जो कि शिकागो के विश्वविद्यालय के एक मैदान के नीचे सुनसान बेसमेंट में परमाणु की पहली सफल श्रृंखला प्रतिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर चैन रिएक्शन की खोज कर ली। और जैसे ही ये परीक्षण सफल हुआ तो उसी जगह पर लियो शैलार्ड ने एनरिको फर्मी से हाथ मिलाया और कहा, यह मानव जाति के इतिहास के काले रंग के रूप में गिना जाएगा। और इनकी बात भी सही थी, क्योंकि इस घटना के बाद परमाणु बम का बनना निश्चित हो गया था। बस अब इसका सफल परीक्षण करना बाकी था। और इसी घटना के बाद धरती पर परमाणु युग का शुरुआत हुआ, जो कि आज हमारे लिए एक अभिशाप बनकर रह गया। न्यूक्लियर चैन रिएक्शन, जब एक परमाणु न्यूट्रॉन से हमला होता है तब वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वह तब तक
टूटता रहता है जब तक उससे एक भयानक ऊर्जा उत्पन्न ना हो जाए। लेस अलामोस में लगभग 100 लोग काम कर रहे थे अभी तक, लेकिन जैसे जैसे साइट और बड़ी बनती जा रही थी वैसे वैसे ही यहाँ लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। यहाँ वैज्ञानिकों के साथ अमेरिका आर्मी भी रहती थी और हज़ारों लोगों को इस काम में रोज़गार भी दिया गया और उन्हें पता भी नहीं था कि हम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तो इस तरह से परमाणु बम बनाने के लिए अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। नाज़ी जर्मनी के यूरोप में क्लिप प्रोजेक्ट पहले से ही शुरू था और ब्रिटेन के ट्यूब एलाइज प्रोजेक्ट को मिलकर शुरू कर चुके थे। लेकिन सन 1943 में नाज़ी जर्मनी ने ब्रिटेन के शहरों पर बड़ी बमबारी करनी शुरू कर दी, जिससे ब्रिटेन के ट्यूब एलाइज प्रोजेक्ट को खतरे में डाल दिया। इस कारण ब्रिटेन के ट्यूब एलाइज प्रोजेक्ट को 1943 में अमेरिका से एक क्यूबेक समझौता किया। तो इस समझौते में के तहत ब्रिटेन में चल रहे ट्यूब एलाइज प्रोजेक्ट की टीम को जर्मनी की बमबारी के कारण अमेरिका भेज दिया गया और इन्हें अमेरिका में मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया। अब अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर तीनों देशों के वैज्ञानिक एक साथ काम कर रहे थे। और इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें 12 वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो इस तरह परमाणु बम बनाने का काम जोरों से चल रहा था और धीरे धीरे इन्होंने फिशल यूरेनियम और नॉन फिशल यूरेनियम का पता लगा लिया था। तो ओपेनहाइमर के कहने पर इन्होंने एक साथ 3 परमाणु बम बनाना प्रारंभ कर दिए थे, जिसमें पहले बम का नाम लिटिल बॉय था और दूसरे का नाम थी मैन तथा तीसरे का नाम फैट मैन था। और इस प्रोजेक्ट पर कर रहे सभी वैज्ञानिकों ने काम अपना पूरी लगन के साथ चालू रखा, रात दिन काम करना शुरू कर दिया और इस प्रोजेक्ट पर काम करने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ के लगभग 1 लाख लोगों तक पहुंच गई थी। इनको खुद ही नहीं पता था कि हम क्या बना रहे हैं। लेकिन अमेरिका परमाणु बम बनाए इससे पहले ही हिटलर की नाज़ी जर्मनी ने 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह 12 अप्रैल 1945 को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का निधन हो गया, जिसके बाद ट्यूबेन अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति बने। उस समय ट्यूबेन को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन परमाणु बम के विकास पर उन्हें जल्दी ही जानकारी दे दी गई और जर्मनी के आत्मसमर्पण के 1 महीने बाद यानी जून 1945 को अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बना लिया। इन मैनहट्टन प्रोजेक्ट की कमान जिसके हाथों में थी एजली ग्रेस, वे चाहते थे अमेरिका पैसिफिक में अमेरिका जापान के साथ लड़ रहा था, तो हम पहला परमाणु बम इस्तेमाल जापान पर कर देते हैं। लेकिन परमाणु बम का विस्फोट आज तक किसी ने नहीं देखा था। इस कारण ओपेनहाइमर ने यह महसूस किया कि कम से कम एक बार तो इसका परीक्षण करके हम देख लें, ताकि हमें पता चले ये हमने क्या बनाया है, परमाणु बम है या और कुछ। पहले तो इस प्रोजेक्ट के लीडर ने मना कर दिया क्योंकि प्लूटोनियम बहुत महंगा था, लेकिन वह बाद में मान गए और उन्होंने ओपेनहाइमर पर भरोसा किया और इस परीक्षण को करने के लिए मंजूरी भी दे दी। दुनिया का पहला परमाणु बम बन के तैयार था, लेकिन अभी परीक्षण इसका होना बाकी था। लेकिन इस परमाणु बम का एक कोड नेम था ग्रेजिट था। ना बात इस बम के परीक्षण की आई तो इस बम का परीक्षण एक सुनसान जगह पर होना था जहाँ दूर तक कोई आबादी ना हो। तो इस परीक्षण को अलाइमो गोट के रेगिस्तान में किया जाना था। इसको लाकर इसका परीक्षण 100 फीट के एक टावर पर करना था, जो 16 जुलाई सन 1945 की तारीख तय की गई। लेकिन इसके परीक्षण की तारीख जैसे जैसे निकट आ रही थी वैसे वैसे सभी वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी परमाणु बम का परीक्षण नहीं देखा और ये एक विनाशकारी बम था। क्योंकि एडवर्ड टेलर, जिनको हाइड्रोजन बम के पिता भी कहा गया, उनको डर था कि इस परीक्षण से पूरी ही धरती का नाश ना हो जाए। और इसके परीक्षण से एक रात पहले ही रेगिस्तान में तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। इस कारण जो समय निर्धारित किया गया था यानी कि 16 जुलाई सन 1945 की सुबह 4 बजे, उसे 5 बजे किया गया। तो 16 जुलाई 1945 को परमाणु युग की शुरुआत देखने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सभी वैज्ञानिक और अमेरिकी सैनिक के कुछ तकनीशियन अलग अलग तरह का चश्मा पहनकर 9 किलोमीटर की दूरी पर बैठ गए और जब इसका परीक्षण हुआ इस टावर पर इसको रखा गया था वो पूरी तरह से पिघल गया था कुछ सेकंडों में ही। इतना भयानक इस बम का विस्फोट था और इसका मशरूम क्लाउड 40,000 फीट तक फैला हुआ था और आसपास की जमीन ग्रीन ग्लास में बदल गई थी। और इसके विस्फोट के तुरंत बाद कुछ वैज्ञानिक कुछ जमीन पर गिर गए और कुछ वैज्ञानिक कुछ समय के लिए अंधे हो गए थे और कुछ को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और कुछ इसका अफसोस कर रहे थे कि हमने ये क्या बना दिया और इस बम का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लीडर ओपेनहाइमर ने जब यह नज़ारा देखा तब उनके मुख से भगवत गीता का 12वां श्लोक निकल गया और उस श्लोक का अर्थ है कि अगर आकाश में हजारों सूर्य उदय हो जाएं तो भी मेरा तेज उनसे अधिक होगा। फिर उनके मुख से भगवत गीता का दूसरा श्लोक भी निकल गया जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक था
कि अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, सबका नाश करने वाला। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ओपेनहाइमर तो एक विदेशी वैज्ञानिक थे। लेकिन ओपेनहाइमर एक विदेशी वैज्ञानिक तो थे, लेकिन उन्हें भगवद गीता पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। उन्होंने भगवद गीता पढ़ने के लिए पूरी संस्कृत भाषा को ही सीख लिया था। परीक्षण के बाद लियो सोलार्ड क्या बोले? उन्होंने कहा, हाय हमने ये क्या बना दिया। लेकिन लियो सोलार्ड ने तुरंत आपत्ति दिखाई और उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि जापान को इसलिए एक चेतावनी दी जाए। लेकिन बदनसीबी से कभी वो पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति को मिला ही नहीं और उसके बाद जापान को 2 परमाणु बम के हमले भी झेलने पड़े। तो उस समय दुनिया में सबसे पहले अमेरिका ने परमाणु बम बना लिए थे। यह दुनिया की सबसे महंगी परियोजना थी, जिसमें अमेरिकी सरकार ने $2.2 बिलियन खर्च हुए थे। उस समय इस परियोजना में कुल 24 लोगों की मौत भी हुई थी और इसके बाद दुनिया में परमाणु हथियारों की शुरुआत हुई। लेकिन बाद में यूएसएसआर ने भी परमाणु बम बना लिया। फिर फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने भी परमाणु बम बना लिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होती है। दोस्तों मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।